रहा है सामने वाली पार्टी में, इसका कोई आप अंदेशा, आप क्या कुछ बता सकते हैं इसको लेकर? गलत दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग ये हवा बना रहे हैं उनकी टिकट मांगने वाले, जैसे बीजेपी की टिकट जीत की परिचायक हो, और इस प्रकार से वो सामने के जो दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे माकपा हो, उनको मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो उनको केवल सुझाव दे सकता हूँ कि साथियों, चुनाव जनता जिताएगी, टिकट नहीं जिताएगी। इस चक्कर में आप केवल टिकट पक्की करने के चक्कर में जनता के पास नहीं जाएंगे तो जनता चांदना दिखा देगी। हम इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक खेलों को खूब समझते हैं, हम कहीं दबाव में नहीं आएंगे। इससे हमें हमारा काम करना है, हम तो हमारा काम करते रहेंगे। टिकट को अगर आप जीत का परिचायक मानते हैं तो ठीक है, घर पे बैठे रहिए, दिल्ली जाया करिए, जयपुर जाया करिए, लेके आइए, देखते हैं केवल टिकट ही जीत जाती है क्या। लेकिन जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ वो कांग्रेस में भी रहे हैं और बीजेपी में रहे हैं, और अब वापस वो लग ये रहा है कि कोई बीजेपी में आ सकता है और वो वापस घर वापसी कांग्रेस में भी हो सकती है, आप बेहतर समझ रहे हैं। तो क्या ये दल बदलू नेताओं से आमजन इस बार शायद ये कह दें कि ब्रेक लगाएं, आप अपनी एक विचारधारा तो रखें कम से कम? जिनके ध्यावस नहीं है वो कहीं जा सकते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे कोई कह दे और कोई न कह दे, कहने से कौन मानता है। किसी ऐसे नहीं कि मेरा राजनीतिक विरोधी है तो इसकी गेल करो। कोई ट्रांसफर करवाने के लिए चले जाते थे, जी अपनी पार्टी के नहीं है, इनका ट्रांसफर करो, तो वो पूछ लेते थे कि ये कहीं और इसकी करा देंगे, बाड़मेर साइड में पोस्टिंग करा देंगे, तो इसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी क्या? तो तनख्वाह तो मिलेगी, बोले पेड़ पर क्या पड़ा। तो इस प्रकार का एक मानवीय दृष्टिकोण चलना चाहिए। बाकी के विधायकों में इस चीज़ का अभाव नहीं तो कमी जरूर रही है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आज जयदीप टूडी दूसरी पार्टी में है, हम उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी। चलो वो आगे भविष्य में कुछ अच्छा करें, अच्छा कर पाएँ न कर पाएँ वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन अब तक जो निर्वाचित लोग हुए थे उनमें उनको मैं ठीक मानता हूँ। चलिए, भादरा की राजनीति की बात भी हो रही है। इस बार थोड़ा सा आदमी को अपनी अपनी पार्टी का नहीं, सामने वाली पार्टी में भी हलचल क्या हो रही है उसको भी देखना पड़ता है, कोई भी राजनीतिज्ञ हो। ऐसे में भाजपा पर सभी की पैनी नजर है इस वक्त पूरी भादरा में। क्या लग रहा है, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं, जो डॉक्टर एसपी सिंह जी जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी टिकट बहुत से लोग कह रहे हैं कन्फर्म, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं को कह देते हैं टिकट मेरे पास है, उनके ऊपर तक संबंध बताए जाते हैं। नमस्कार, मैं मंद्रुप कुमार, आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। कांग्रेस में इन दिनों एक प्रकार से संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है, और इसी बीच भादरा में भी ग्रामीण और शहरी ब्लॉक अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। और रविंद्र मोटसरा जो जाना माना चेहरा है और खूब तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, एडवोकेट रविंद्र मोटसरा को शहरी कांग्रेस जो का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। धन्यवाद आप सबका और मेरे कांग्रेस परिवार के साथियों का, जो दिन रात मेरे साथ लगे रहे और जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको संगठन में किसी न किसी पद पर बने रहना चाहिए। उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, श्री सचिन पायलट साहब, जियाउर रहमान साहब, सुनीता गठाड़ा जी, मेरे बड़े भाई सतपाल जी नेहरा और मेरी पूरी कांग्रेस की टीम, भंवर खान, मालचंद राज पुरोहित, बड़े भाई आज़ाद ढूकिया, संदीप ढूकिया आज़ाद, मंजीत बेनीवाल और अन्य तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे साथ ही नियुक्त हुई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भादरा देहात की अध्यक्षा श्रीमती राजेश्वरी देवी गोस्वामी को भी मैं आपके माध्यम से बधाई प्रेषित करता हूं। आप सब लोगों के सहयोग से मुझे इस पद पर नियुक्त किया गया, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि बड़े भाई मोहम्मद रफीक कुरैशी ने निभाई, एडवोकेट हदरीस अली जी, इन सब लोगों का सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज ये नियुक्ति आपके सामने है। सर, आप इससे पहले भी कांग्रेस के कई अलग अलग संगठनों में कार्य कर चुके हैं। इससे पहले यूथ कांग्रेस में थे, एनएसयूआई में भी थे, फिर आप कांग्रेस सेवा दल में भी थे, अब आप मुख्य कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या आप मन में लेकर चल रहे हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं कांग्रेस संगठन को
क्योंकि जरूरत भी है मजबूती की इन दिनों। और क्या आपका आगामी रणनीति रहेगी इसको लेकर? रणनीति तो देखिए, पार्टी के दिशा निर्देश अभी प्राप्त हुए नहीं है। अभी केवल नियुक्ति हुई है, जो कि डोटासरा जी के हस्ताक्षर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नियुक्ति हुई है। उसके बाद में संगठन के संदर्भ में जो भी निर्देश मिलेंगे उनकी तो पालना करेंगे ही करेंगे। और जैसे कि अपना पूरा भादरा विधानसभा क्षेत्र देहात और शहर कांग्रेस दो भागों में बंटा हुआ है, जिसमें शहर कांग्रेस में पूरा भादरा शहर आ जाता है, कस्बा, और उसके अतिरिक्त 28 से अधिक पंचायतें भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के अंतर्गत आती हैं। उन सभी गांवों में जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले तो उनसे संपर्क करेंगे। उनको वापस, इन दिनों में हमारा पार्टी का जो था संपर्क थोड़ा धीमा पड़ा हुआ था, उसकी वजह ये थी कि किसके नेतृत्व में वो संपर्क किया जाए। चुनाव तो देखिए होते ही हैं हर 5 वर्ष के बाद में, और प्रत्याशी अपने स्तर पर मेहनत करते हैं, लेकिन संगठन का भी ये दायित्व रहता है कि वो अपने मतदाताओं के संपर्क में रहें, अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहें। तो जो संपर्क की कड़ी कहीं ना कहीं ढीली हुई थी या टूटने की कगार पर पहुंच रही थी, बीच 4 साल से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से, उस कड़ी को फिर से जोड़ने का काम करेंगे। और पंचायतों में और शहरी क्षेत्र के अंदर दोनों जगह जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके विचार जानेंगे, और उसके बाद में अच्छे ऊर्जावान लोगों को लेकर के कार्यकारिणी का निर्माण करेंगे, जिसका अनुमोदन प्रदेश कार्यालय से करवाएंगे। फिलहाल तो इतना ही सोचा है, ज्यादा आगे का सोचा नहीं है। पिछले दिनों में कांग्रेस में अगर देखें तो लगातार एक प्रकार से संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। खासतौर पर आपका छत्तीसगढ़ में महा अधिवेशन हुआ, उसके बाद कई नई चीजें भी शामिल हुई उसमें। जिस प्रकार का एक सेट पैटर्न था, उससे अलग हटके 50% युवाओं को, दलितों को आरक्षित एक प्रकार से पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और इसी का शायद ये परिणाम है कि अब संगठन में बहुत तेज गति से एक प्रकार से नियुक्तियां दी जा रही है। 4 पीसीसी मेंबर भी भादरा में हो चुके हैं, और अब आप 2 ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा चुके हैं। अब कुल मिलाकर एक जिला अध्यक्ष का मोटा मोटी पद रहा होगा, उसके बाद लगभग तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। तो ये संगठन की मजबूती का एक प्रकार से परिचायक। बिल्कुल, जैसे अधिवेशन में आपने बताया कि अधिवेशन में जो प्रस्ताव लिए जाते हैं, जो रेजोल्यूशन पारित होते हैं, उनको कांग्रेस हूबहू डालती है। और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाली पार्टी है देश के अंदर, और देश का जो संविधान है उसके अनुकूल ही अपनी गतिविधियों को संचालित करती है। आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में है, तो उससे अलग पार्टी भी नहीं है। पार्टी भी उसी पैटर्न को फॉलो करती है। जिन विभागों से, जिन वर्गों से लोगों को प्रतिनिधित्व आम मतलब क्या है कि सरकारों में मिलना चाहिए, आम मतलब संस्थाओं में मिलना चाहिए, उसी प्रकार का प्रतिनिधित्व कांग्रेस भी अपने आंतरिक संगठन में लोगों को उपलब्ध करवाती है। चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो एससी के साथियों का हो, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक साथियों का हो, चाहे वो हमारे वकील साथियों का हो, उनको हम प्रतिनिधित्व उपलब्ध करवाने का कार्य करते ही रहते हैं। कांग्रेस की वजह से देश में लोकतंत्र जिंदा है, और लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की आस्था सदैव से ही बहुत अधिक रही है। इसका परिणाम आप देखते हैं कि हमारे ऊपर परिवारवाद के आरोप भले ही लगते रहे हों लंबी अवधि तक, लेकिन कांग्रेस के हमेशा ही अध्यक्ष एक प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं, चाहे वो गांधी परिवार से चुना जाए, चाहे गांधी परिवार के बाहर से चुना जाए। हाल ही में खड़गे जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से बनाया गया है। शशि थरूर साहब उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो की गई। 2010 में मैं एनएसयूए का जिला अध्यक्ष बना था, तो संगठन के अग्रिम संगठनों के जो चुनाव हुए थे राहुल गांधी के आह्वान पर, उन चुनावों को जीत करके मैं जिला अध्यक्ष बना था। तो लोकतंत्र में हमारी आस्था है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, और इस लोकतांत्रिक मूल्य को हम और ज्यादा मतलब क्या है कि तवज्जो संगठन में लगातार देते रहेंगे। यही निर्णय हमारा छत्तीसगढ़ अधिवेशन में हुआ था। नियुक्तियों की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है पूरे राजस्थान के अंदर ही। किन्हीं कारणों से विलंब हुआ। हमारे जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी अब निकट भविष्य में हो जानी है, और ब्लॉक अपने हनुमानगढ़ जिले के लगभग सारे बन चुके हैं। चुनावी वर्ष है, तो स्वाभाविक सी बात है सब लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज्यादा करने के लिए एक पूरा प्रॉपर ढांचा होना आवश्यक था, जो ढांचा अब निर्मित हो चुका है, और आगे पार्टी फिर से रिपीट करने के लिए सत्ता को अपने पूरे प्रयास झोंकेगी। गहलोत जी संगठन में भी रह चुके हैं, और सरकार में भी वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और इस बार वो दावा करेंगे कि रिवाज बदलेंगे राजस्थान में और सरकार रिपीट करेंगे। और उसका ये लग भी रहा है कि जिस प्रकार से वो भारी भरकम बजट लेकर आ रहे हैं,
घोषणाएं लगातार पूरी भी कर रहे हैं। इम्प्लीमेशन जरूरी होता है किसी भी घोषणा का। हाथों हाथ बजट पढ़ते ही अब जैसे इस बजट की कुछ घोषणाएं लागू भी हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या उम्मीद है कि इस बार क्या राजस्थान में वाकई में रिवाज बदली जाएगी? क्या मूड लग रहा है आपको जनता का? देखिए, रिवाज अगर बना है तो वो टूट भी सकता है। एक व्यक्तित्व का कर्तृत्व और उसका जो हौसला है वो परंपराओं को बदल भी सकता है। कांग्रेस एक प्रॉपर संगठन है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जो वादे किए उनमें से अधिकतर वादे पूरे किए। 100% परिणाम कभी भी कोई सरकार नहीं दे पाती है। लेकिन बड़े हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ जितनी भी घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र की थी उनमें से लगभग लगभग पूरी हुई। बड़े स्केल पर भर्तियां हमने निकाली। भर्तियों में हालांकि बीच में ये पेपर लीक इत्यादि के गिरोह सामने आए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का काम किया है। और उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो पाएंगी, चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की आए। पेपर लीक की घटनाएं बीजेपी सरकार में भी बहुत हुई थी, लेकिन जितनी गंभीरता से इसको रोकने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया उतना गंभीरता से प्रयास पिछली सरकारों ने कभी किया नहीं। अन्यथा ये चीजें देखने को नहीं आती। आज जो गिरोहों के सरगनाओं के नाम निकल करके आ रहे हैं, आप देखेंगे कि उनके ज्यादातर बीजेपी नेताओं के साथ फोटोज मिल जाएंगे आपको उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर, फेसबुक हैंडल के ऊपर। और पेपर लीक वो आज हमारी सरकार में करवा रहे हैं हमारी छवि खराब करने के लिए, क्योंकि इससे हमारा विरोधी दल जो है वो विचलित है कि बड़े स्केल पर हमने भर्तियां निकाली हैं। 48,000 अध्यापकों के लिए रीट की भर्ती अभी हाल ही में पूर्ण की गई है, जिसका निकट भविष्य में परिणाम आना है। उससे पहले फर्स्ट ग्रेड अध्यापकों के लिए 9-10 हजार पदों के ऊपर भर्ती हुई थी। उसके बाद में सेकंड ग्रेड हुए थे। अभी मतलब क्या है कि एलडीसी की भर्ती ऑनलाइन है, उसका निकट भविष्य में परीक्षा होने जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई वर्ग छोड़ा नहीं गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है उससे प्रेरणा पा करके, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश ही क्यों ना हो, वहां पर काम करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात मॉडल का नाम सुनते थे, लेकिन गुजरात मॉडल का अनुसरण कहीं नहीं होता था। राजस्थान मॉडल का अनुसरण भाजपा शासित प्रदेश भी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक प्लानिंग की, योजना की और एक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, जिसका कि बीजेपी के लोगों में अभाव है। हमने यहाँ पर करके दिखाया है। हमने चिरंजीवी योजना हमारी इतनी अच्छी चल रही है, आम लोगों को इतना लाभ मिला है, और उसका तो हमने राशि भी बढ़ा दी है। दुर्घटना वाली मतलब क्या है कि 5 लाख कर दी है, और जो चिरंजीवी बीमा योजना में 5 थी 5 से 10 की गई है, वो 25 लाख तक जा पहुंची है। तो कोई छोटी बात थोड़ी है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और आपको केवल सरकारी अस्पतालों का मुंह नहीं देखना है, निजी अस्पतालों में आप इलाज करवाइए। तो कितनी बड़ी सोच के साथ ये योजना लेकर के आए और उसको सफल बनाया है। कोई ये नहीं कह सकता कभी विधानसभा में अगर इस योजना में कहीं कोई कमी रह जाती तो विपक्षी दल इसके ऊपर विधानसभा में प्रश्न जरूर उठाता। लेकिन आप 8 सत्र पूरे हो चुके हैं राजस्थान विधानसभा के, कभी आपने किसी नेता के मुंह से ये सुना भी चिरंजीवी योजना में ये कहीं ये दिक्कत आ रही है? प्रश्न तक उठाने का अवसर नहीं मिला विपक्षी दल को। तो इससे ज्यादा और सफल क्या होगी योजना? छोटे बच्चों की आप बात कर लीजिए, हम कुपोषण को लेकर के कितने गंभीर है। बाल गोपाल योजना चला रहे हैं, 150 और 200 ml दूध पिलाया जा रहा है बुधवार और शनिवार को बच्चों को स्कूलों के अंदर। ये कोई छोटी बात है? इस स्तर पर कोई सरकार सोचती है? क्या बच्चे कभी सीधा सरकार से मांग करने जाते हैं? क्या बच्चों के अभिभावक कभी इस तरीके की मांग कर सकते थे कि हमारे बच्चों को दूध पिलाओ? शिक्षा की मांग ही पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हम बेहतरीन शिक्षा के साथ और बेहतरीन पोषाहार उपलब्ध करवा रहे हैं स्कूलों में एमडीएम योजना के माध्यम से, मिड डे मील योजना जो है। और देखिए आप आने वाली हमारी नस्लें जो होंगी पुष्ट होंगी, मजबूत होंगी और हर क्षेत्र में अच्छा करेंगी। सर, जो खूब काम आपने गिनाए हैं और काम किए भी हैं वाकई में सरकार ने, लेकिन फिर भी विपक्ष हमलावर रहता है। कई बार गहलोत और पायलट के बीच की जो आपसी खींचतान है उसको लेकर भी आप जैसे कार्यकर्ता परेशान रहते हैं, क्योंकि ये निर्धारित नहीं हो पाता किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किसके नेतृत्व में हम रहें, क्योंकि टिकटों का वितरण भी नेताओं के हिसाब से होने लगा है। ऐसे में क्या ये महाधिवेशन हुआ है या जो बजट में इतनी भारी भरकम घोषणाएं हुई जो लागू हुई, क्या ये चीजें इन नेताओं के बीच की दूरियां कम करेंगे? क्या ये सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में कहा गया कि सचिन पायलट की मेहनत थी, लेकिन अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए।
क्या इस बार ऐसा कुछ पहले से तय होगा कि किसी मुख्यमंत्री का नाम सामने लाया जाए, और आप जैसे कार्यकर्ता हैं वो क्या चाहते हैं खास तौर पर? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता मूल रूप से बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की टकराहट का भाग नहीं बनता है। जो वास्तव में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होता है, कोई व्यक्तिवाद से प्रभावित अगर नेता हो तो उसके कई वक्तव्य सुनने को मिल जाते हैं। हमारे लिए तो अशोक जी गहलोत सम्माननीय हैं, सचिन पायलट साहब भी हमारे लिए सम्माननीय हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा चूंकि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से ही सम्माननीय है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो काम पार्टी के लिए करना है और पार्टी की नीतियों को, रीतियों को और विचारधारा को आम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सरकार की उपलब्धियों से आमजन को अवगत करवाना है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, कौन पार्टी का चेहरा हो, इस प्रकार के निर्णय जो होने हैं, जब प्रदेश लेवल के निर्णय होंगे तो वो निश्चित रूप से दिल्ली में होंगे। वहां पर पार्टी किस लेवल पर सोचती है, किन मापदंडों का पालन करवाएगी बड़े चेहरों से, वो पार्टी की खुद की एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के तहत वो सब कुछ निर्णित किया जाएगा। आज ही उसके बारे में कुछ कह देना संभव नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव में अभी मोटा मोटी आप देख पा रहे हैं 9 महीने पड़े हैं। तो 9 महीनों में क्या कुछ बदलेगा सत्ता में, संगठन में? अभी हाल ही में अधिवेशन हुआ है, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, प्रदेश अधिवेशन भी होगा। उसमें कौन नेता पहुंचते हैं, उन नेताओं में किस प्रकार का सामंजस्य बनता है, किन शर्तों पर सामंजस्य बनता है या बिना किसी शर्त के सामंजस्य बनता है, तो करेंगे। सभी नेता हैं, महत्वाकांक्षाएं अपनी अपनी होती हैं, लेकिन पार्टी प्रधान है। तो पूरी उम्मीद है, आशा है कि पार्टी लाइन से बाहर तो कोई काम नहीं करेंगे नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। राहुल जी एक प्रकार से संगठन का कोई पद नहीं लिया है उन्होंने, और वो लगातार एक प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। उसके बाद हालांकि 3 चुनाव हुए 3 राज्यों में पूर्वोत्तर के, वहां पर रिजल्ट शायद कांग्रेस के मन माफिक नहीं आए। एक जगह तो आप गठबंधन में त्रिपुरा में वामपंथियों के साथ भी थे, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो चर्चा हुई थी मीडिया में भी, स्पेशली कई सालों के बाद शायद किसी कांग्रेसी नेता को इतनी तवज्जो भी दी गई, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट आपको लगा कोई हुआ, या पूर्वोत्तर तक आपकी यात्रा नहीं पहुंची इसके कारण इम्पैक्ट नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है इस बारे में? यात्रा देखिए, यात्रा का मैंने आपको पहले हुए साक्षात्कार में बताया था कि इस यात्रा का चुनावी परिणामों से, चुनावी प्रयत्नों से और चुनावी नतीजों से कोई लेना देना नहीं था। ये एक अलग प्रयास था जिसमें देश में जो एक अलग तरीके का माहौल हो गया है, उस माहौल में एक आत्मीयता की कमी आई है। उस आत्मीयता की कमी की भरपाई करने के लिए यात्रा थी। यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई थी, यानी कि साउथ टू नॉर्थ वार्ड निकाली गई थी। यात्रा का दूसरा चरण जो शुरू होगा, गुजरात से शुरू होकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, उसमें वे राज्य आएंगे। वहां चुनाव हो चुका है, मैंने आपको बताया ही था कि अगर ये चुनाव के लिए होती तो राहुल गांधी क्यों नहीं पहले वहां नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जा सकते थे। वे वहां नहीं गए, तो स्वाभाविक ही है कि हाथ से भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जो था वो चुनावी नहीं था। चुनाव उसकी यात्रा के कहीं विचार में ही शामिल नहीं है, उसके फॉर्मेट में ही शामिल नहीं है। चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव स्थानीय मुद्दों पर भी लड़े जाते हैं, चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लड़े जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कोई मुद्दा नहीं था, भारत जोड़ो यात्रा एक प्रयास था आमजन को ये महसूस करवाने का कि आपके जो नेता हैं वो आप जैसे ही हैं। जैसे आम भारतीय सद्भाव चाहता है, आपस में सौहार्द चाहता है, वैसे ही आपके नेता चाहते हैं और उस सौहार्द और सद्भाव को अर्जित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस चीज के लिए यात्रा थी, न कि चुनावों के लिए। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हो चला है तो अब आप लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं भादरा में। बहुत से आपके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, उसके दरमियान आप लोगों को ये पद भी मिले हैं, चाहे दयानंद जी बेरवाल, उनको भी पीसीसी का सदस्य बनाया गया है। उसके बाद 2 सदस्य और बना दिए गए, कमलेश कपिल जी और सबीर जी, शायद सबीर हुसैन जी। तो क्या बूस्टअप मिला है? क्योंकि अब जैसे 6 लोग आप एक प्रकार से एक सक्रिय पदाधिकारी हो चुके हैं, 4 पीसीसी के सदस्य और 2 आप कांग्रेस और ग्रामीण, जो शहरी और ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष। ऐसे में जो आपके हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भादरा ब्लॉक में चल रही है, किस प्रकार से चल रही है? क्या लोगों का फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर के प्रदेशों में जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा
निकाली जा रही है उसमें भादरा विधानसभा में पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। कुछ जगहों पर हमसे अच्छा कर रही है पार्टी, कुछ जगहों से हम अच्छा कर रहे हैं। इससे हुआ क्या है कि आमजन में ये धारणा बनी है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी लंबे समय से भादरा विधानसभा में जीत नहीं पाया, तो लोगों में इस प्रकार की चर्चाएं भी होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो विपक्षी दलों द्वारा इनिशिएट की जाए। चर्चा तो कोई भी शुरू कर सकता है, फिर उस चर्चा में कोई भी भाग ले सकता है। कोई कहता है कांग्रेस की टिकट नहीं आएगी, कोई और ज्यादा मुंह जोरी करता है तो कहता है कांग्रेस भादरा में बची ही नहीं। तो उनको इस यात्रा के माध्यम से पता चलेगा कि भादरा में कांग्रेस है, सक्रिय है और लोगों तक पहुंचने का मादा रखती है। यात्रा के अंदर हम जुड़े हुए थे। प्रारंभिक कार्यक्रम जो सबसे पहले हमने भादरा से शुरुआत की तब मैं था, लेकिन उसके बाद में चूंकि मैं वकालत करता हूं तो ये संभव नहीं हो पाता कि आप 10 से 5 बजे के बीच में कोर्ट को छोड़कर अन्यत्र जाएं, तो मैंने मेरी व्यवस्था वहां जाहिर की थी। उसके बाद गाँवों में मेरे साथी गए हैं, गाँवों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोई लोग यूं सोचे कि वहां कितनी भीड़ आ रही है, ये भीड़ का तो कुछ लेना देना ही नहीं था। जाकर के चलो भाषण देते हैं, कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराते हैं, वो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं अन्य विधानसभाओं की बजाय। होना तो ये था भी हमें गाँवों में जैसे जहां भी कोई एक सिंगल व्यक्ति भी खड़ा मिल गया, जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा आपने देखी थी, भी जितने लोग साथ थे आगे जो लोग मिले उनसे सबसे मिले, तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में भी यही करना था कि हम गाँवों में गए, हमें ताश खेलते हुए हमारे बुजुर्ग मिले, चाहे हमें कोई युवा गांव का मिला उससे हमें मिलना था, हमें उससे कांग्रेस की विचारधारा से उसको अवगत कराना था। तो हमारे साथी गाँवों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा में ये कर रहे हैं कि मतलब क्या है कि माइक वगैरह साथ लेकर के जाते हैं और लोगों को अपने विचारों से अवगत कराते हैं। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भादरा में बहुत अच्छी चल रही है और मेरे साथियों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। अब आप NSUI से निकले थे, छात्र संगठन से, अब कांग्रेस के मुख्य संगठन में आप पहुंचे। आगे कहाँ तक ये दौड़, आप कभी कोई प्लानिंग की आपने कि कहाँ तक पहुंचना है कांग्रेस संगठन में या सक्रिय राजनीति में? कोई आपने मन में ठाना है? क्योंकि लक्ष्य आदमी बनाकर चलता है तो जाहिर सी बात है उसे देर सवेर पा ही लेता है। ये देखिए ऐसा है, मैंने जब शुरुआत की थी छात्र संगठन की राजनीति में आने की, वो मैंने की थी हमारे यहाँ के भादरा के नेताओं से प्रभावित होकर के। जब ये भाषण देते थे मूर्ति चौक पर खड़े होकर के, या उस टाइम में जो जनसभाएं हुआ करती थी, चुनाव की महत्वपूर्ण जनसभाएं वो हुआ करती थी आपके गांधी पार्क में, तो हम बच्चे थे, हम उनको देखते थे, तो मेरे मन में थी भी जहाँ अमुक व्यक्ति खड़ा है वहां खड़ा होकर एक दिन मेरे को भाषण देना है। यानी मेरे मन में हमेशा इच्छा चुनाव लड़ने की रही, पद मांगने में कभी किसी से गया नहीं। NSUI का ब्लॉक अध्यक्ष मेरे को जबरदस्ती मेरे बड़े भाई, मेरे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत सुधीर भारद्वाज और बड़े भाई शिव भगवान छोटू ने मेरे को जबरदस्ती बनाया। मैंने कहा मैं ऐसे क्या करना पड़ेगा, उस टाइम बच्चे थे, जानते भी नहीं थे कुछ भी, क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को बनाया, मेरे को नियुक्ति पत्र दिलवाया। उस टाइम हमारे बड़े भाई होते थे मोहन मगरिया, सरपंच इंद्रजीत सिंह शर्मा, वहां से उन्होंने हनुमानगढ़ से लिख करके यहाँ पहुंचवाया किसी साधन में, वो ला के मेरे को दिया, बोले आज से तू यहाँ NSUI का ब्लॉक अध्यक्ष है। उसके बाद में वो ब्लॉक अध्यक्ष में इसाक खान हमारे बड़े भाई हैं, भादरा ननिहाल है उनका, वो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने। मैंने NSUI में रहने के दौरान खूब काम किया, मैं रोजाना ही कोई ना कोई ज्ञापन अपने साथियों के साथ देता था, वो अखबारों में प्रकाशित होता था। तो उस टाइम अखबारों का इतना स्थानीयकरण नहीं हुआ था, अभी गंगानगर हनुमानगढ़ का एक अखबार आता था तो वहां तक वो खबरें पहुंचती थी, तो वो वहां बैठ के चर्चा करते थे भी मोटसरा बहुत एक्टिव लड़का है एक। तो उस टाइम मेरी एज थी 18 साल, तो उन्होंने मेरे को उस टाइम बुला करके और यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद में मैं जिला उपाध्यक्ष के रूप में भी मैं कार्य करता रहा, मैंने ठीक ठाक कार्य किया। 2010 में राहुल गांधी ने चुनाव शुरू कर दिए, मैं चुनाव लड़ा। मेरे को कहा गया अभी आपको चुनाव लड़ना है NSUI का। रंजू रामावत थी उस समय प्रदेशाध्यक्ष, वो यहाँ आके ही गई थी, वो मुझे जिलाध्यक्ष नियुक्त करने ही वाली थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने मेरे को अगले दिन जयपुर बुलाया और मैं जयपुर पहुंच गया। जयपुर पहुंचते ही सुबह उठते ही जब अखबार पढ़ा तो अब बोले NSUI के जिलाध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष चुनावों से चुने जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप वापिस जाओ, आपको कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी, आप वहां जाके जिले वाला चुनाव लड़ो। तो फिर मैं यहाँ आया, मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत गया, तो मैं NSUI का जिलाध्यक्ष रहा। फिर
बात चल पड़ी उस समय भी संगठन में इस तरीके से ब्लॉक अध्यक्षों की और नियुक्ति होनी थी। तो हम जयदीप जी वाला वो चुनाव हार के ही आए थे 13 वाला। तो जयदीप जी की तरफ से हम ब्लॉक अध्यक्ष बनने थे, तो मैं और श्री सतपाल जी नेहरा, तो उस टाइम कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष बन नहीं पाया। गड़बड़ क्या हो गई, मैंने जाके किसी को कहा नहीं, रुहानामों में किसी तरीके से परिवर्तन हो गया, कैसे हो गया, अपने को ज्यादा गौर भी नहीं करते, अपने भी हो गया तो हो गया, ठीक है, अपने तो कांग्रेस में तो है ही है और अपने को पद की आवश्यकता भी नहीं है। तो उसी दौरान मसूदा विधायक राकेश जी पारिक प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस सेवा दल के, और सेवा दल के बनते हैं। सेवा दल में मेरे साथी, क्योंकि मैं इतने सालों से घूम ही रहा था पार्टी में, पार्टी कार्यक्रमों में जयपुर भी मैं जाता रहता हूँ, सारी जगह जाता रहता हूँ, तो मेरे दोस्त जो हैं वो सभी संगठनों में हैं, यूथ में भी हैं, एनएसयूआई में भी हैं, सेवा दल में भी हैं, महिला कांग्रेस में मिलने वाले बहुत हैं, विधि प्रकोष्ठ में अब मैं वकील हूँ, विधि प्रकोष्ठ तो सारा ही जानकारी है। किसान कांग्रेस में भी खूब, मेरे बड़े भाई पहले प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे जब रामलाल जी अध्यक्ष होते थे, अमर सिंह जी को द्वारा, तो सारे जानकारी थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको सेवा दल में लेंगे। मैंने कहा सेवा दल में ड्रेस कोड होता है, आपका बड़ा मतलब आर्मी जैसा काम है, और मैं थोड़ा सा अनुशासनहीन व्यक्ति हूँ। बोले हैं तेरे को अनुशासन सिखा देंगे, सेवा दल में जो आ जाता है वो सब अनुशासित हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ प्रदेश संगठन मंत्री बना दिया, गंगानगर का प्रभारी लगा दिया। तो वो काम किया, मेरे को बड़ा खूब आनंद आया, क्योंकि अनुशासित माहौल में, एक यहाँ जैसे हम मीटिंगें करते हैं तो कोई आदमी कहीं खड़ा होकर चला गया, बोल मैं कड़ी की घूंट मार के आ रहा हूँ, ऐसा सेवा दल में संभव नहीं होता, बड़ा अनुशासित चलता है। मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा, तो मैं सेवा दल में बना रहा। फिर इस बार सरकार हमारी बन गई, सारा सिस्टम हो गया, वहाँ ऊपर प्रदेश स्तर पर कुछ सब कुछ सही नहीं रहा। उस समय क्या हुआ कि प्रदेशाध्यक्ष बदले गए, तो हेम सिंह जी शेखावत को प्रदेशाध्यक्ष बनाएगा, जो बड़े भाई हैं, तो लोग पूरा सरपंच हैं, और मेरे साथ सेवा दल की पिछली कार्यकारिणी में थे ही, वो प्रदेश उपाध्यक्ष थे। तो चूंकि मैं किसी गुट से जुड़ा हुआ नहीं था, तो मेरे ऊपर नहीं तो किसी का ऑब्जेक्शन होता है, नहीं मेरे कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समर्थन होता है मेरे पास, तो उन्होंने कहा भी आजा, उन्होंने फिर मेरे को रिपीट कर दिया, प्रदेश सचिव बना दिया। फिर प्रभारी नहीं लगाए, और बहुत दिनों बाद में अब रामलाल जी शर्मा आए, वो बोले आप गंगानगर के प्रभारी, मैंने कहा जी मैं तो नहीं हूँ। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं फिर बोले आप मेल चेक करो। फिर मैंने पुरानी मेल ढूंढ के निकाली, तो उन्होंने मेल डाल रखी है, मेरे को गंगानगर का प्रभार सौंप रखा है। बोले गंगानगर जाओ और मीटिंग कहाँ करवाओगे वो बताओ मेरे को, इधर की संभाग की, बीकानेर की, चूरू की, रोर, फिर वो भागा दौड़ी करी, रोर कर करा के वो मीटिंग सी करवाई। इसी प्रकार से ये जो संघ के प्रचारक नहीं घूमते क्या प्रचार करते हुए, इसी की तर्ज पे कांग्रेस ने भी एक ढांचा विकसित करने की कोशिश की। ये उनको नाम दिया गया प्रशिक्षण समन्वयक। तो उसके लिए पूरे प्रदेश से उन्होंने 45 जने इंटरव्यू के माध्यम से चुने। तो महेंद्र जी जोशी और सचिन जी राव, जो कि अपने कांग्रेस संदेश के संपादक भी हैं और थिंक टैंक संभालते हैं कांग्रेस का सारा, कुछ लोग नजर नहीं आते, काम करते हैं, और कुछ होते हैं फेस होते हैं पार्टी का, वो बार बार दिखाई देते रहते हैं। सचिन राव पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। महेंद्र जी जोशी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में एआईसीसी के सचिव हैं। तो इन दोनों ने साक्षात्कार लिए। हम बहुत से लोग वहां गए हुए थे, लगभग 1500 के आसपास लोग गए थे, उनमें से हम 45 लोगों को चुना। बाड़ा पदमपुरा में हमें प्रशिक्षण दिया और एआईसीसी कोऑर्डिनेटर में बन गया। उसके बाद में मुझे अलवर का प्रभारी लगाया गया। वहाँ बड़े भाई टिक्काराम जी जुल्ली हैं, विधायक हैं, जो आज कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो कोरोना काल चल पड़ा, लोग बाग हम जाके कर नहीं पाए, तो टिक्काराम जी जुल्ली के पास मैं गया। शायद उन ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स में से 45 में मैं ही पहला व्यक्ति था जो अपने प्रभार क्षेत्र में पहुंच गया कोरोना काल होने के बावजूद। तो वहां हम गए, यानी अच्छा लगता है इस तरीके से काम पार्टी में आगे से आगे। बाकी मैं पद मांगने किसी से कभी नहीं गया कि मेरे को फलानी चीज बना दो, अब की बार भी नहीं गए। अनिल बुर्डक आ रहा था, अनिल बुर्डक उसी बाड़ा पदमपुरा वाले कैंप में मेरे साथ था, मेरा साथी था कैंप का और अजीज मित्र था। तो बोले यार ब्लॉक वाली वो आप अपना नाम दो उसके अंदर। मैंने कहा हमने तो नाम 2 और तय कर लिए कॉम्बिनेशन करके, तो वो नाम आपको दे देंगे, आप पधारो। तो वो फिर हुआ क्या, उसमें परिवर्तन करना पड़ा और मेरा नाम देना पड़ा तो बन गए, बना दिया। तो अभी आगे की क्या प्लानिंग, क्या ये चुनाव की आप बार बातचीत भी करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की अल्टीमेटली, और चुनाव अवश्य लड़ेंगे, अब नहीं तो आगे लड़ेंगे। वो तो देखिए एक व्यक्ति कभी चुनाव का निर्णय नहीं ले सकता। आज डॉक्टर एसपी सिंह जी गांवों में जा रहे हैं तो उनके पीछे एक पूरी टीम है। संजीव जी बेनीवाल अपने आप को अगला विधायक प्रोजेक्ट करते हैं तो उनके साथ एक पूरी टीम है। तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं अकेला थोड़ी कहता हूँ हाँ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे अकेला कोई लड़ता है तो 100 बार लड़ा कर कौन रोकता है। तो वो तो
बैठ के निर्णय होगा, तो वो निर्णय अगर ये आया कि हमें चुनाव लड़ना ही है तो उस बार हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे वो अब की बारी हो। इस बार हालांकि थोड़ी सी लग ये रहा है कि परिस्थितियां अलग है। त्रिपुरा में जिस प्रकार से आप वामपंथियों के साथ समझौता हुआ, राजस्थान में भी संभवतः जिस प्रकार से मौजूदा विधायक है भादरा के कॉमरेड बलवान पुनिया अशोक जी गहलोत के खासे करीबी भी हैं और सरकार में खूब उनका एक प्रकार से बोलबाला भी है। लग रहा है कि वो बार बार कह भी रहे हैं कि समझौता होने की संभावनाएं है। ऐसे में आप जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, क्या कोई समझौता होता है तो आप क्या कांग्रेस का एक प्रकार से पक्ष रखेंगे? क्या कांग्रेस को आप कहेंगे कि चुनाव लड़ना चाहिए या फिर जो ऊपर से आदेश मिलेगा वो करेंगे? क्या परिस्थिति रह सकती है आपके नजरिए से? देखिए, गठबंधन कभी एक डायरेक्ट एक सीट के लिए नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश लेवल में प्रदेश लेवल पर होगा। प्रदेश लेवल पर होगा तो पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि वे सीटें जहां मतलब माकपा के प्रत्याशी प्रभाव पूर्ण स्थिति में हैं, चाहे वो विधानसभा आप भादरा मान लो और चाहे आप तारानगर मान लो, वहाँ माकपा से हमारे दोस्त हैं निर्मल जी कुमावत, वो खूब काम करते हैं, मेहनत खूब करते हैं। चाहे नौर मंगेश चौधरी है, वह हमारा सिटिंग एमएलए, हम कैसे छोड़ देंगे सीट वहाँ? तो और तारानगर में हम सीट कैसे छोड़ देंगे? हमारा वहाँ सिटिंग एमएलए नरेंद्र जी बुडानिया। दंता रामगढ़ में हम सीट कैसे छोड़ देंगे, जहाँ इनकी पार्टी के सचिव है अमरा राम जी, जो कि सबसे बड़े नेता हैं वामपंथ के इस प्रदेश में, वो सीट हम कैसे छोड़ देंगे? तो एक पर्टिकुलर एक सीट तो छोड़ी नहीं जा सकती। तो क्या रहे क्या ना रहे, अल्टीमेटली तय प्रदेश नेतृत्व को करना है, पर समझौते वाली बात व्यवहारिक रूप से गले उतरने वाली नहीं है। कुछ और हो सकता है, क्या हो सकता है वो प्रदेश नेतृत्व जाने। इस बार वैसे कांग्रेस की टिकट के लिए पहले चल रहा था कि बहुत से लोग चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे अब कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट हो रहा है। जिस प्रकार से जयदीप जी डुड्डी ने कांग्रेस छोड़ दी, पीसीसी के सदस्य बने, उसके 1 महीने बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर गए। डॉक्टर सुरेश चौधरी आपके पिछले विधानसभा के प्रत्याशी थे, वो भी कांग्रेस से नदारद से दिखते हैं। उनके भाई एसपी सिंह है, वो इस बार चुनाव में प्रोजेक्ट हो रहे हैं और वो शायद बीजेपी टिकट के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं आ रही है। ऐसे में अब बड़े नाम शायद दयानंद बेरवाल या शेर सिंह गोस्वामी या रविंद्र मोटसरा, कुछ एक नाम सतपाल नेहरा भी हो सकते हैं। क्या रह सकता है? क्या किसी नए व्यक्ति को टिकट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है नए व्यक्ति को। देखिए, जो जयदीप जी डुड्डी गए, उन्होंने मूव किया पार्टी से, बड़ी टाइमिंग गलत रही उनकी, जहां तक मेरा मानना है। जा तो वो पीसीसी मेंबर बनने से पहले ही छोड़ देते। उसके बाद में जब वो पीसीसी मेंबर बन गए, उसके बाद में उन्हें ऐसा क्या ठोस आश्वासन मिला कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और कांग्रेस छोड़ी? तो आज निश्चित रूप से आप नाम गिना रहे हैं, मैं मतलब क्या है क्या भ्रम की स्थिति में कभी नहीं रहा खुद को लेकर के, खुद की क्षमताओं को लेकर के। आज ये जो नाम आप गिना रहे हैं, इतने नामों के साथ आप एक जयदीप डुड्डी का नाम और गिनाते तो कांग्रेस टीडी लिए क्या सबसे प्रभावशाली नाम नहीं था वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गलत टाइम पर छोड़ के चले गए। डॉक्टर साहब का एसपी सिंह जी किस चीज की टिकट मांग रहे हैं, किस लिए गांवों में जा रहे हैं, वो डॉक्टर एसपी सिंह बताएंगे। अभी तक तो वो पार्टी के नाम पर चर्चा ही नहीं करना चाहते कोई भी, चाहे उनसे व्यक्तिगत पूछ ले या आप जैसा पत्रकार साथी पूछ ले। डॉक्टर साहब चुनाव लड़े, पिछला अच्छे खासे वोट दिए यहाँ भादरा विधानसभा ने उनको। उसके बाद में उनका पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर हुए, वो बेड रिडन रहे, बिस्तर पर रहना पड़ा उनको। उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा में वे पहुंचे थे और पीछे पायलट साहब पीलीभंगा आए हुए थे, वहां वे मौजूद थे। तो उनका आगे का क्या विचार रहेगा, वो टिकट मांगेंगे नहीं मांगेंगे, उनके भाई मांगेंगे, उनके भाई जिस पार्टी से मांगेंगे वो उसी पार्टी में उन भाई को टिकट मांगने में सहयोग करेंगे या मतलब खुद की अलग टिकट मांगे, वो तो वो जाने, उनका मैटर है। नए आदमी को टिकट बिल्कुल मिल सकती है, दयानंद बेरवाल को मिल सकती है, रविंद्र मोटसरा को मिल सकती है, सतपाल नेहरा को मिल सकती है। प्रोमिसिंग दिखानी पड़ेगी, वहां जाके व्यवस्था दिखानी पड़ेगी भी टिकट किस आधार पर मांग रहे हो आप, आपके पास ऐसी क्या चीज है कि आपको एक राष्ट्रीय पार्टी अपनी टिकट सौंप दे। वो चीज वहां दिखाने में अगर सफल रहे तो मिल सकती है, मिल क्यों नहीं सकती। थोड़ी सी भादरा की राजनीति का जिक्र कर ले। काम इस दौरान आपकी सरकार या कॉमरेड बलवान पुनिया के जो खुद के माध्यम पर भी कहें तो
विकास कार्य खूब हुए हैं और गिनाने लायक भी बहुत से काम हैं। जिस प्रकार से 3-3 सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिले हैं और पिछला जो कॉलेज मिला उसकी बिल्डिंग मिली है। उसके अलावा नहर, जो बरानी गांव के लिए नहर भी स्वीकृत हुई है। चकबंदी का काम भी पूरा हो रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुके हैं 21 से ज़्यादा। कस्तूरबा आवासीय स्कूल भी खुला है और उप जिला अस्पताल बन चुका है। भादरा से झांसल सड़क है, भादरा से गांधी सड़क है, गोगामेडी के आर पार चारों सड़कें बन चुकी है। भादरा से सावा सड़क, भादरा से राजगढ़ सड़क, लगभग घोषणाएं हो चुकी है और काम भी चल रहा है। जिस प्रकार से क्या मानते हैं इन कामों का फायदा कॉमरेड बलवान पूनिया को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस सरकार है, चुनाव होते हैं, सभी विधानसभा सीटें एक ही पार्टी नहीं जीतती और विपक्षी दल के लोग भी जीत कर आते हैं, निर्दलीय लोग भी जीत करके आते हैं और ऐसी पार्टियों के लोग भी जीत करके आते हैं जिनकी विचारधारा लगभग समान होती है। तो कांग्रेस ने कभी भी अपनी सत्ता के दौरान भेदभाव नहीं किया है विकास कार्यों में। आप काम देखेंगे तो आपको भादरा देखने को मिलेंगे, नौर देखने को मिलेंगे। रावसर पीलीभंगा धर्मेंद्र मोची विधायक है, वहां भी आप 19-21 का यंत्र देख पाएंगे। वहां खूब सड़कें बन रही हैं, वहां बराबर के केजीबी स्कूल खोले हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं। तो विकास तो सब जगह हो ही रहा है, लेकिन चूंकि अब यहाँ विकास कार्य कहाँ से घोषित हुए और कहाँ जाके वो अमल में आए, उसके बीच में जो एक कड़ी होती है जो यहाँ के लिए फिलहाल बलवान पूनिया है, तो स्वाभाविक सी बात है वो तो लाभ लेने की कोशिश करेंगे ही। वो तो अपने भाषणों में ये कहेंगे ही, बोले ये काम मैंने करवाए। बाकी ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, चाहे वहां बीजेपी का ही क्यों ना प्रत्याशी जीता हुआ हो। आपने पीछे अखबार में पढ़ा होगा कि अपनी जो निधि है उसका सर्वाधिक प्रयोग करने वालों में गुरदीप सिंह साहपिन्नी का नाम दूसरे नंबर पर था। और इसके अलावा भी संगरिया विधानसभा में काम खूब हुए, क्योंकि भले ही वहां प्रतिनिधि गुरदीप सिंह साहपिन्नी हो, वहां कांग्रेस की तरफ से नेता शबनम गोदारा है, तो शबनम गोदारा भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मांग तो रखती है सरकार से जाकर के, उस आधार पर पूरी होती है। तो डूअर यानी जिसके हाथ से ये काम हुआ, राज्य सरकार कर देती है सब कुछ, बजट राज्य सरकार देती है, योजना राज्य सरकार बनाती है, वहां मांग करने का काम स्थानीय प्रतिनिधि करता है। या स्थानीय प्रतिनिधि अगर हारा हुआ भी हो पार्टी का, तो सत्ताधारी दल का हो, तो वो जाकर के वहां मांग करता है और उसके आधार पर उनका अनुमोदन होता है। तो बलवान पूनिया तो इसका निश्चित रूप से लाभ लेने की कोशिश करेंगे और हम कहेंगे हमारी सरकार में हुआ है, हम तो कहेंगे ही। चलिए आप अल्टीमेट सोर्स तो गवर्नमेंट ही है, राजस्थान गवर्नमेंट है। इस विकास का स्रोत कौन है? स्रोत तो आखिरकार जाकर के कांग्रेस सरकार ही है। तो स्वाभाविक सी बात है हमारी सरकार करवा रही है काम। आप 20 सालों से सक्रिय संगठन में राजनीति भी कर रहे हैं और भादरा को खूब अच्छी नजदीकी से आपने देखा है। ज्ञान सिंह जी से लेकर अब तक का आपने जो विधायक के कार्यकाल देखे हैं, आपको क्या लगता है कौन बेहतर है? क्योंकि 1999 में आप लास्ट बार कांग्रेस की टिकट यहाँ पर जीती थी। उसके बाद हालांकि 3 एमएलए ऐसे हैं जो कांग्रेस के एक प्रकार से माने जा सकते हैं, कांग्रेस में चले ही गए या उनके सहारे से वो काम भी करवा रहे हैं। कैसे देखते हैं, कौन सा आपको आज तक एमएलए बढ़िया लगा? संजीव बेनीवाल जी का जिक्र करें, जयदीप जी, डॉक्टर सुरेश जी या बलवान पूनिया जी, इससे पहले ज्ञान सिंह लालचंद, दोनों को विकास पुरुष कहा जाता है भादरा के लिए। इन 4 में से आपको क्या, कौन विशेष आपको लगा कि ये व्यक्ति जिन्होंने ज्यादा काम करवाए हैं, जो ज्यादा एक प्रकार से जनता के लिए बेहतर साबित हुए? देखिए, मैं व्यक्तिगत आकलन जहाँ करता हूँ, विकास होते हैं। जहाँ देश 1947 में था, वहां देश 1997 में नहीं रहा, बहुत कुछ हुआ। 1997 में जहाँ देश था, 2023 में उससे आगे बढ़ा है। इस बीच में विभिन्न पार्टियों की सरकारें आई, विभिन्न जनप्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके गए। 170-77 सीटों से बढ़कर के हम 200 हुए, 163 से बढ़कर 187 हुए थे, 200 हुए। तो स्वरूप बदला प्रदेश का, लेकिन विकास कार्य हुए ही हुए। तो केवल विकास कार्यों के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मानवीय दृष्टिकोण एक बहुत बड़ी चीज होती है। जनप्रतिनिधि, जैसे डॉक्टर के पास आप दिखाने गए, बीमार थे, डॉक्टर ने दवा लिखने से पहले अगर आपका हालचाल
आत्मीयता से पूछा तो आपके दिमाग से कुछ बर्डन हटी, कुछ स्वास्थ्य लाभ आपको उसकी बातचीत से ही हो जाता है। तो मानवीय विकास का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी का आकलन करने में। तो विकास और मानवीयता दोनों के पैमाने पर अगर हम परखें तो मेरे हिसाब से इन सब में बेटर जयदीप ढूंढी रहे हैं, क्योंकि बड़ा एक सॉफ्ट व्यवहार था, बड़ा एक संसदीय व्यवहार रहता था उनका, आने जाने वालों के साथ लूज टॉक नहीं किया करते थे वो। और विकास उस काल में बहुत हुए, और विकास किस तरीके के हुए कि उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, पशु चिकित्सा केंद्र खुले, बिजली के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। हमारे विधायक जी संजीव जी बेनीवाल के गांव में जाने वाली सड़क जो खुद नहीं बनवा पाए, जयदीप ढूंढी ने बनवा करके दी। आपकी आदमपुर वाली रोड जयदीप ढूंढी ने बनवा करके दी। उस समय ये अपना टोल रोड भी बना, जयदीप जी के कार्यकाल में ही बना। तो काम भी हुए और एक मानवीय दृष्टिकोण भी रहा, आने जाने वालों का मान सम्मान भी रहा, व्यक्तिगत रूप से किसी का पीछा नहीं किया, चाहे उनका विरोधी रहा हो राजनीतिक रूप से। तो जैसे वो तो निर्दलीय जीत कर आए थे, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, तो बाद में उनको संसदीय सचिव बना दिया गया। संसदीय सचिव बनने के बाद में उनका ज्यादातर समय अपने प्रभार क्षेत्र में और वहां लगता था। तो पीछे से अगर रविंद्र मोटरा यहाँ जाकर के किसी व्यक्ति के काम आने की कोशिश कर रहा है तहसील स्तर पर या एसडीएम कोर्ट में या पुलिस थाना में, तो जयदीप जी की कोई ब्लॉक लिस्ट नहीं दी हुई थी इन कार्यालयों में कि इन ये व्यक्ति आए तो इनका काम नहीं करना है, ये भविष्य में मेरे को नुकसान कराएंगे, आदमी अपने साथ जोड़ करके। इस प्रकार की प्रैक्टिस जयदीप ढूंढी ने नहीं की। सामाजिक कल्याण की जितनी पेंशन थी सर्वाधिक जयदीप ढूंढी के टाइम में बंदी हुई थी, हालांकि बंदी वो भी डूअर उसका जयदीप ढूंढी था, अल्टीमेट सोर्स तो गवर्नमेंट ही होती है, स्रोत सरकार थी। तो उस टाइम में मेरी खुद की सुनने की बात है कि एसडीएम कोर्ट में मीटिंग ले रहे थे जयदीप ढूंढी, हम वहां किसी कार्य से पहुंचे, तो उस समय जयदीप ढूंढी वहां पटवारी साथियों को ये कह रहे थे कि ये पेंशन वाले जितने भी बुजुर्ग और कागज लेके आते हैं ना किसी प्रकार के, बोले इनमें यार टाइम मत लगाया करो, मेरी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है रिक्वेस्ट है। यानी एक बड़ा मानवीय दृष्टिकोण, एक बहुत शीतलता के साथ सारा काम चला करता था। किसी ऐसे नहीं कि मेरा राजनीतिक विरोधी है तो इसकी गेल करो, कोई ट्रांसफर करवाने के लिए चले जाते थे, जी अपनी पार्टी के नहीं है इनका ट्रांसफर करो, तो वो पूछ लेते थे कि ये कहीं और इसकी करा देंगे, बाड़मेर साइड में पोस्टिंग करा देंगे तो इसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी क्या? बोल तनख्वाह तो मिलेगी। बोले फिर फर्क क्या पड़ा के? तो इस प्रकार का एक मानवीय दृष्टिकोण चलना चाहिए। बाकी के विधायकों में इस चीज का अभाव नहीं तो कमी जरूर रही है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आज जयदीप ढूंढी दूसरी पार्टी में है, हम उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी। चलो वो आगे भविष्य में कुछ अच्छा करें, अच्छा कर पाए न कर पाए वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन अब तक जो निर्वाचित लोग हुए थे उनमें उनको मैं ठीक मानता हूँ। चलिए भादरा की राजनीति की बात भी हो रही है, इस बार थोड़ा सा आदमी को अपनी अपनी पार्टी का नहीं, सामने वाली पार्टी में भी हलचल क्या हो रही है उसको भी देखना पड़ता है, कोई भी राजनीतिज्ञ हो। ऐसे में भाजपा पर सभी की पैनी नजर है इस वक्त पूरी भादरा में। क्या लग रहा है, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं जो डॉक्टर एसपी सिंह जी जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं उनकी टिकट बहुत से लोग कह रहे हैं कन्फर्म, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं को कह देते हैं कि टिकट मेरे पास है, उनके ऊपर तक संबंध बताए जाते हैं। संजीव बेनीवाल जी लगातार, हालांकि वो अपना रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, काम काज करते रहते हैं, पार्टी का भी कार्य करते हैं, लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और चर्चाओं का दौर ये चला है कि संजीव जी वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, संजीव जी की बीजेपी की टिकट कट सकती है। हालांकि उनका एक पेट वोट बैंक भी है, उनको खूब वोट भी मिले, पिछली बार वो चुनाव हारे लेकिन उनको 58,000 बीजेपी की टिकट पर ही वोट मिले, और 2013 में पहली बार उन्होंने बीजेपी की टिकट यहाँ पर एक प्रकार से जितवाई थी। क्या चल रहा है सामने वाली पार्टी में, इसका कोई आप अंदेशा, आप क्या कुछ बता सकते हैं इसको लेकर? गलत दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग ये हवा बना रहे हैं उनकी टिकट मांगने वाले, जैसे बीजेपी की टिकट जीत की परिचायक हो, और इस प्रकार से वो सामने के जो दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे माकपा हो, उनको मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो उनको केवल सुझाव दे सकता हूँ कि साथियों, चुनाव जनता जिताएगी, टिकट नहीं जिताएगी। इस चक्कर में आप केवल टिकट पक्की करने के चक्कर में जनता के पास नहीं जाएंगे तो जनता चांदना दिखा देगी। हम इस प्रकार के
मनोवैज्ञानिक खेलों को खूब समझते हैं। हम कहीं दबाव में नहीं आएंगे इससे, हमें हमारा काम करना है, हम तो हमारा काम करते रहेंगे। टिकट को अगर आप जीत का परिचायक मानते हैं तो ठीक है, घर पे बैठे रहिए, दिल्ली जाया करिए, जयपुर जाया करिए, लेके आइए, देखते हैं केवल टिकट ही जीत जाती है क्या। लेकिन जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ वो कांग्रेस में भी रहे हैं और बीजेपी में रहे हैं, और अब वापस वो लग ये रहा है कि कोई बीजेपी में आ सकता है और वो वापस घर वापसी कांग्रेस में भी हो सकती है, आप बेहतर समझ रहे हैं। तो क्या ये दल बदलू नेताओं से आमजन इस बार शायद ये कह दें कि ब्रेक लगाएं, आप अपनी एक विचारधारा तो रखें कम से कम। जिनके ध्यावस नहीं है वो कहीं जा सकते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे कोई कह दे कोई न कह दे, कहने से कौन मानता है। जिनको अपना विचार है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो चुनाव में उस पार्टी की ओर चले जाते हैं जो जीतने वाली होती है, तो उनको हम अपनी बोलचाल की भाषा में ये कह देते हैं, जहाँ कहीं भी मिलना होता है भी इनको राज के बिना पाड़ा लगता है, तो कई जनों को टिकट के बिना पाड़ा लगता है। तो टिकट तो चाहिए, ये नहीं दे रहे तो वहां से ले लेते हैं, वो नहीं दे रहे तो वहां से ले लेते हैं, तो टिकट तो किसी ना किसी प्रकार की चाहिए, तो वो अब अपना जाने। अच्छा, इस बार युवा नेताओं की भी एक प्रकार से फौज सी खड़ी हो चुकी है, जो ये एक प्रकार से सेकंड लाइन के नेता या थर्ड लाइन के नेता बोले तो बहुत से सक्रिय हो चुके हैं, और खास तौर पर भादरा में जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं तब से नए उदीयमान नेता बहुत उभरे हैं। तो आप भी यंग हैं लेकिन आप उनसे ज्यादा अनुभवी है, 20 साल से संगठन में काम कर रहे हैं। कार्तिक डूडी का जिक्र करें, रवि बंसल का जिक्र करें, संदीप साई का जिक्र करें, बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हेमंत पचार एक नया नाम आया है भाजपा में, 2 दिन पहले रामरूमी भी कर रहे थे। क्या कहेंगे उन नए नेताओं के बारे में और क्या भविष्य आपको नजर आता है? क्या भादरा की राजनीति में कुछ इस बार नयापन हो सकता है? बहुत से लोग करें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही टिकटें नए चेहरों को मिल जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, जो नेता हमारे नए आए हैं, युवा साथी, उन सबको पहले तो उनके अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। ये आप प्रयास करेंगे तो सफल भी होंगे, तो प्रयास करना चाहिए। ये राजनीति जो है वो लोकतंत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, और चुनाव जो होते हैं वो राजनीतिक चुनाव जो होते हैं वो लोकतंत्र का उत्सव होते हैं। इस उत्सव में आप बढ़ चढ़ करके भागीदारी लें, किसी न किसी रूप में कोई प्रत्याशी बनना चाहता है। इनमें से कुछ हमारे छोटे भाई हैं जो बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट करते हैं चीज़ों का। बजरंग सारण का मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत मेहनत करी है पिछले दिनों में, चाहे डुंगराना धरने पर बैठा हो, चाहे उन डुंगराना वाले साथियों को ला करके यहाँ बैठा हो। बीमा हालांकि एक बहुत अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन उस प्रक्रिया को बजरंग ने समझने की कोशिश तो की है कम से कम, और जाके 50 लोगों में, 100 लोगों में, 200 लोगों में जहाँ भी बोल रहा है, तो लोगों को कृषि फसल बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ी है। निश्चित रूप से आमजन को तो ये फायदा हुआ है, और खुद उनका नाम चर्चाओं में आया है, वो उनका व्यक्तिगत लाभ है। कार्तिकेय डुड्डी आरएलपी की टिकट मांग रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल वाली पार्टी की, खूब मेहनत करते हैं, सवेरे से लेकर के शाम तक गाँवों में कांड मौखान ब्याह शादियों में घूमते ही हैं। अलग अलग शैली होती है, तो आज उनको ज्ञान देने लग जाएं भी ऐसे नहीं करते, वैसे करते हैं, वैसे नहीं करते, वैसे करते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ करता। हर व्यक्ति अपने विचार से और अपनी मोडस ऑपरेंडी से चले, वो बेहतर होता है। किसी की दी हुई सलाहों पर चल करके आप राजनीति में बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। अपनी अपनी शैली भी होती है, एक जरूरी नहीं है कि रविंद्र मोटथरा किसी को गालियां देता हो तो आप भी उसकी कॉपी करके गालियां देने लगे। बलवान पूनिया अपने भाषणों में आक्रोशित नजर आता है तो आप भी माइक में आक्रोशित नजर आए। हर व्यक्ति की अलग शैली होती है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। युवा हैं सारे के सारे, हमारे साथी हैं, हमारी हम उम्र हैं, तो कुछ अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खास तौर पर, और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी, क्योंकि अब शहर में कांग्रेस का कार्यालय भी आपकी जिम्मे होगा, और जो भी नेता आएगा सबसे पहले रविंद्र मोटसरा जी से मिलेगा, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है। क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही देंगे कि देखो भाई, अपने सब एक परिवार हैं। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जितने भी मतदाता हैं, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक परिवार के रूप में हम लोग हैं। हम भले ही हमारे पसंदीदा आदमी अलग अलग हों, लेकिन आखिरकार हमें विचार के साथ चलना है। हम विचार के साथ हैं। कांग्रेस का विचार जो कि
अंतिम व्यक्ति तक स्वराज पहुंचाने का विचार है, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष संस्कार रहा है पार्टी का, इन सिद्धांतों के साथ हमें आगे बढ़ना है, एकजुटता से हमें आगे बढ़ना है। आज हमारा ये जो हम एक शिकायत रहती थी कि आम कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता है, आम कार्यकर्ताओं को न तो संगठन में तवज्जो मिलती है न चुनाव में तवज्जो मिलती है, तो अब संगठन में तो हमारे सारे ही आम कार्यकर्ता आ गए, चाहे बड़े भाई कमलेश कपिल हों, चाहे सबीर गुरुजी हों। सबीर गुरुजी हालांकि एमपी की टिकट मांगते हैं, चूरू से मांगी थी पहले, झुंझुनू से मांग रहे हैं, लेकिन बड़े आम आदमी हैं, बड़े एक मिलनसार किस्म के आदमी हैं। दयानंद है, तो दयानंद भी हमारा भाई है, एक आम कार्यकर्ता है, उसको आज पार्टी ने पीसीसी सचिव बनाया है, मुझे बनाया है, राजेश्वरी जी को बनाया है। तो हम लोग आपके बीच के ही लोग हैं। अब आप कम से कम ये शिकायत तो नहीं है पता नहीं कौन है, हम तो जानते नहीं, बना देते हैं, हमने कभी मिले नहीं जुले नहीं, मैं तो यहीं आपके बीच में घूमता रहता हूँ सारे दिन, और कोई गाड़ी घोड़ों में भी नहीं घूमता कि जिसके शीशे बंद हो, बिल्कुल पैदल घूमता हूँ, मोटरसाइकिल पर घूमता हूँ, रोज आपसे मिलता हूँ। और मैं तो आपसे ही क्यों मिलता हूँ, मैं तो बीजेपी के ही बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो बीजेपी का भी कोई साथी हमारे साथ आना चाहिए तो उसका स्वागत है। और बाकी हमारे वाले तो मैं यही आग्रह करूंगा कि अभी आज ये नियुक्ति हुई है, और बाकी के दूसरे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, वो फिलहाल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में हैं, तो पहले बैठ के हम चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने सारे बैठ के चर्चा कर लेते हैं और क्या करना है उसकी रूपरेखा बना लेते हैं। तो आप तैयार रहिए, पार्टी अपनी निश्चित रूप से बेटर करेगी। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, रविंद्र मोटसरा जी से चर्चा हो रही थी, ताजा शहर के ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनके साथ साथ राजेश्वरी गोस्वामी, शेर सिंह गोस्वामी जी की धर्मपत्नी को भी ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जिस प्रकार से मोटसरा जी ने कहा कि विचार बलवान होता है, वाकई में विचार के बलबूते ही रविंद्र मोटसरा एनएसयूआई से निकलकर आज कांग्रेस के अग्रिम संगठन में पहुंचे हैं। और धीरे धीरे जब आप एक किसी भी संगठन में लगातार मेहनत करते हैं तो आपको इसका प्रतिफल मिलता है। इन्होंने संदेश दिया कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर आगे की भविष्य की प्लानिंग करेंगे। चूंकि ये राजनीतिक साल भी है, इसलिए सभी की नजर हर छोटे मोटे कदम पर रहती है किसी भी पार्टी की। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।